फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं। स्पेशली पर्यावरण के जो प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखते हैं तो गारंटी है कि आपको ज़्यादातर प्रश्न इस वीडियो से देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो बच्चों को जो है कि पर्यावरण सीखने के लिए किस तरह से जोड़ा जा सकता है? वृत्तांत द्वारा, कहानियों द्वारा, कि शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या करके, कि शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या करके। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में सबसे जो प्रभावशाली तरीका होगा वह आपका वृत्तांत और कहानियां होगा। जी हाँ दोस्तों, वृत्तांत और कहानियों के द्वारा जो है वह बच्चे अधिक जो है कि पर्यावरण के प्रति जो है कि वो उनका लगाव बढ़ सकता है और उनको जो है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने में मदद कर सकती है। इसके अलावा आपका जो शिक्षक द्वारा अगर अवधारणाओं को प्रभावशाली तरीके से व्याख्या किया जाएगा तो यह उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ना ही जो है कि उसका प्रदर्शन करने पर जो है कि यह उतना इम्पैक्ट डालेगा। सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि बच्चों को जो है कि वृत्तांत कराया जाए या कहानियाँ सुनाई जाए, जिससे कि उनका लगाव जो है कि पर्यावरण के प्रति बढ़ेगा। और यही दो ऑप्शन आपके सही हैं, ए और बी वाला सही है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसको आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उसका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? तो यह पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है और उसका चित्र बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें दिया गया है कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, कि बच्चों को अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, कि बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसमें बात करें तो इसका जो आपका है कि बच्चों में जो है कि अगर अवलोकन करने के लिए कहा जाएगा और उसका चित्र बनाने के लिए कहा जाएगा तो बच्चों में सृजनात्मकता का तो विकास होगा ही, ए वाला सही है। इसमें जो बी वाला है, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर बच्चे अवलोकन करेंगे तो उनमें अवलोकन और रचना कौशल का विकास होगा और बच्चों में जो है वह सौंदर्यगत संवेदना का भी विकास हो जाएगा। तो इसलिए तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों। तो यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो सीखने के कौन से जो है सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में हम लोग अनुसरण करते हैं, तो इसमें आपका दिया गया है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर, तो बिल्कुल गलत है। अगला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन में हम लोग जो है वह ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, तो बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर जो है कि यह सबसे अधिक जो है कि लोकप्रिय विधि होती है कि जो बच्चों को ज्ञात है सबसे पहले उसके बारे में बताया जाए, फिर जो चीज़ें नहीं ज्ञात हैं, जो चीज़ें नहीं जानता है बच्चा, उसके बारे में उनको बताया जाए। तो सबसे सटीक जो है कि यही अनुसरण होगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि पर्यावरण सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि परिवार के सदस्य। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। परिवार के सदस्यों द्वारा जो है कि पर्यावरण अध्ययन में मदद मिलती है। वहीं पर दूसरा है समुदाय के सदस्य। तो समुदाय के सदस्यों द्वारा भी पर्यावरण के बारे में जानने में मदद मिलती है। अगला है समाचार पत्र। समाचार भी माध्यम होता है, समाचार के द्वारा भी हम लोग जो है वह पर्यावरण के बारे में अच्छे से सीखते हैं। अगला है इसमें कक्षा।
तो कक्षा के द्वारा इसमें नहीं सीखा जाता है, बाकी परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र द्वारा जो है वह पर्यावरण अध्ययन में मदद मिलता है। तो इसलिए ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों आपका सही है, तो इसलिए ये वाला सही है। अगला प्रश्न आपका है, दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एक कक्षा 5 की शिक्षक हैं, एक क्रियाकलाप का संचालन करती हैं जिसमें वह कक्षा के बच्चों में फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने के लिए कहती हैं, और जो है कि उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती हैं। तो ऐसा जो है कि बच्चों को इस क्रियाकलाप के अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, तो इसमें जो है कि कोई कक्षा 5 की शिक्षिका हैं, वह बच्चों से कहती हैं कि फर्श पर जो है कि चीनी के कुछ दाने डाल दो और चींटियों का इंतजार करो। तो इस क्रियाकलाप द्वारा वह बच्चों को क्या सिखाना चाहती हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करना, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती हैं। बच्चों को क्रियाकलाप के संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती हैं, कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने के लिए प्रेरित करती हैं, कि बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती हैं। तो देखिए, अगर कोई शिक्षिका ऐसा करती हैं कि फर्श पर कुछ चीनी के दाने डालने के लिए कहती हैं और चींटियों का इंतजार करने के लिए कहती हैं, तो वह चाहती हैं कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करें और अनुभव अपना साझा करें और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना चाहती हैं। तो इसलिए ये वाला विकल्प आपका सही होगा, यही सबसे सही आंसर है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों यह था, इस प्रश्न को आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में अब जो है कि हर बार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने में रचनात्मक आकलन का साधन कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी। तो देखिए, अगर हम बात करें तो पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए जो आपका रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है वह है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण जो है यह रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण स्कूल से विषय संबंधित अर्जित ज्ञान का परीक्षण है, और इस परीक्षण से जो है वह शिक्षक यह ज्ञात कर सकता है कि एक वर्ष में विद्यार्थी ने कितनी उन्नति की है और विद्यार्थियों ने किस सीमा तक विषय संबंधी ज्ञान प्राप्त किए हैं। बाकी उसके अलावा पर्यावरण अध्ययन में उसको कोई भी मदद नहीं करता है। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका गलत है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि किसको जो है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर रखना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है कि आकलन के संकेतों का उपयोग, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, या कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। तो देखिए, यहाँ पर जो हमको बच्चों से दूर रखना चाहिए आकलन में वह आपका है सी वाला। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को उत्तरों को सही या गलत में हमको नहीं आंकना चाहिए। हमको जो है कि पर्यावरण अध्ययन में अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो उसका यह देखना चाहिए कि बच्चा अभी कितना सीखा है, क्या चीज़ बता रहा है। उसको जो है कि आकलन के संकेतों का उपयोग करना चाहिए, बच्चों को सीखने का गुणात्मक आकलन करना चाहिए। तो सी वाला विकल्प गलत है और यही इसमें पूछा गया है कि बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए। तो सी वाला विकल्प जो है कि बच्चों को उत्तरों को सही या गलत से आंकना जो है कि इसको दूर करना चाहिए। तो सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन
आगे पीछे करती है? जी हाँ दोस्तों, यह थोड़ा आसान प्रश्न आपका है कि कौन सी ऐसी प्रजाति है पक्षियों की जो कि अपना गर्दन झटके से आगे पीछे करती है? तो वह आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वह आपकी मैना होती है। जी हाँ दोस्तों, मैना जो होती है वह अपना गर्दन जो है वह झटके से आगे पीछे करती है। तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए और इसमें जो है कि कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली यह सूची दी गई है और इस सूची में से निम्न में से कौन सा एक दूसरे से भिन्न है, यह आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, जो यह दिया गया है कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख और मछली, इनमें से कौन सा आपका भिन्न है, यह चीज़ आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम इसमें सही आंसर की बात करें तो जो आपका कौवा है यह सभी से भिन्न है। जी हाँ दोस्तों, कौवा आपका सभी से भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कौवा जो है वह आकाश में उड़ने वाला पक्षी है, जबकि आपका कछुआ हो गया, घड़ियाल हो गया, बत्तख हो गया, मछली हो गया, यह सब आपके जलीय जीव हैं। तो इस तरह से आप अलग कर सकते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर आपको विचार करना है। तो घर आपको दिए गए हैं और उस पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही दिया गया है और कौन सा गलत दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। तो राजस्थान के घरों के बारे में आप जानते हैं कि राजस्थान के लोग जो है वह मिट्टी के घर बनाते हैं और उनकी छतों पर कटीली झाड़ियों का होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है कि उसी टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं, जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं कटीले वाले ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसलिए वह कटीली झाड़ियों का जो है वह उपयोग करते हैं अपने छतों को ढकने के लिए। तो ये वाला विकल्प आपका सही दिया गया है। अगला है मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल गलत दिया गया है दोस्तों कि मनाली में जो घर है वो बांसों के खंभों पर नहीं बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मनाली में घर जो है वो बांसों के खंभों पर नहीं बनते हैं। तो बी वाला ऑप्शन गलत है। अगला है कि लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं और नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, जो लेह में घर बनते हैं वह 2 मंजिल अक्सर बनाए जाते हैं और नीचे के मंजिल में जो है वह सामान और जानवरों को रखते हैं और ऊपर वाली मंजिल में लोग रहते हैं। तो सी वाला भी सही है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए वाला विकल्प हो जाएगा कि ए और सी दोनों सही हैं। तो इसलिए आपका यह हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। और दोस्तों आप जान लीजिए कि जो आपका घर हो गया, घर से एक प्रश्न जरूर आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है और हर बार आया है। आपका घर से एक प्रश्न आता है, एक प्रश्न आपका पक्षियों के बारे में पूछा जाता है जो हमने पीछे कराया। तो यह सब प्रश्न आपके ईवीएस के पेपर में जरूर आते हैं, तो इनको आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो हाथियों के बारे में आपको बताना है कि हाथियों के बारे में कौन सा विकल्प सही दिया गया है, कौन सा गलत है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें दिया गया है कि हाथी जो है वह बहुत कम आराम करते हैं और एक दिन में जो है वह बहुत कम सोते हैं। तो बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों, हाथी 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। अगला है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किग्रा से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यह ऑप्शन जो दिया गया है यह गलत दिया गया है। एक हाथी एक दिन में 200 किग्रा से अधिक पत्तियां और झाड़ियां नहीं खा पाता है, यह ऑप्शन आपका गलत है। हाँ, इतना खा सकता है कि वह 100 किग्रा से अधिक पत्तियां खा सकता है। तो 200 नहीं खा सकता, 100 आपका खा सकता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है कि इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना भाता है और इनके शरीर में ठंडक मिलती है, जिससे इनके शरीर में ठंडक मिलती है। तो बिल्कुल सही है कि हाथियां जो है वह पानी में और कीचड़ में खेलना पसंद करती हैं। अगला है
किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। बिल्कुल सही है। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही जो है कि उसका मालिक होती है और वही जो है कि कोई भी निर्णय लेती है। तो इसलिए डी वाला भी सही है। तो इसलिए ए सी और डी वाला सही हो जाएगा। तो ए वाला विकल्प आपका सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी यह 200 किग्रा लिखा है तो वहाँ पर 100 किग्रा आप याद रखिएगा कि एक हाथी एक दिन में बड़ा हाथी है तो 100 किग्रा तक जो है कि पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। अगला है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। तो जड़ों का समूह पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है कि शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली, चुकंदर, आलू, अदरक और गाजर, हल्दी और अदरक। तो देखिए यहाँ पर जो है वह आपका जो है कि जड़ों का समूह पूछा गया है। तो जड़ों के समूह के बारे में बात करें तो जो आपका गाजर होता है वह आपका जड़ होता है, चुकंदर आपका जड़ होता है और मूली जो होती है वह भी आपकी जड़ ही होती है। जी हाँ दोस्तों, गाजर भी जड़ है, चुकंदर भी जड़ होता है और मूली भी आपकी जड़ होती है। बाकी इसके अलावा जो हल्दी होती है यह आपका जड़ नहीं होती, या प्रकंद होता है। और इसमें जो आपका यह दिया गया है शकरकंद दिया गया है तो शकरकंद भी आपकी जड़ नहीं होती, तो इसको याद रखिएगा। तो इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान के रेगिस्तानों में, कि संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, कि अबू धाबी में, कि ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए अगर हम बात करें तो रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ जो है वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यह जो है कि प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो इसमें दिया गया है सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल। तो देखिए अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो वेट लिफ्टर हैं वह आपके कर्णम मल्लेश्वरी हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। यह जो है कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और यह 12 साल की थी तभी से जो है कि यह वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी और वह जो है कि एक बार में 130 किलो तक वजन उठाने में सक्षम हो गई हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी ने जो है वह ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो इसलिए आप इनके बारे में जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यह टॉप 15 ही प्रश्न देखेंगे और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों सीटेट एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट जरूर करिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।